नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं रीट 2016 का जो पेपर हुआ था दोस्तों। उसमें एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन थे उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम रीट 2018 का एसएस का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, वो देखेंगे दोस्तों पुराने पेपरों में। तो दोस्तों आज हम देखते हैं रीट 2016 सामाजिक अध्ययन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों पहला सवाल है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए इन्होंने 25 साल दी है, 35, 21 और 30। तो दोस्तों 30 साल होती है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। और लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र होती है, 25 साल। अब आपको पूछ ले कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए जो लोकसभा का सदस्य होता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री के लिए भी न्यूनतम उम्र 25 साल हो गई। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी दोस्तों 25 साल चाहिए। अब आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, जो विधानसभा का सदस्य होता है। तो सीएम के लिए भी उम्र हो गई 25। और विधान परिषद होते हैं उनके लिए दोस्तों कितनी उम्र होती है, 30 साल होती है। विधान परिषद के लिए उम्र कितनी हो गई, 30 वर्ष हो गई। इसके अलावा आपको पूछ ले राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी होती है। दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए उम्र होती है 35 साल। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, उम्र के इतने ही सवाल आते हैं। इसमें देखते हैं क्या कहा है इसने। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। राज्यसभा को मनोनीत सदन, वयोवृद्ध सदन, अनुत्तरदायी सदन, ज्ञानी और गुणी सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती है। दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है और भंग नहीं होती है। और इसके जो सदस्य हैं 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। और राज्यसभा के 2/3 गलती से बोल दिया, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। ये अनुच्छेद 84 में कहा गया है। अगला है दोस्तों भारतीय जो संविधान का 44वां संविधान संशोधन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय आया था। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन क्या था, 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगा था दोस्तों तब 42वां संविधान संशोधन लाई थी। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, भारत का लघु संविधान कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे नियम जोड़ दिए थे। जब उसके बाद में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उनके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, तो इन्होंने सारे अनुच्छेद थे 42वें संविधान संशोधन के, वो 44वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिए। 1978 में हुआ था, 77 में मोरारजी देसाई पीएम बने थे और 78 में उन्होंने रद्द कर दिया। तो क्या है कि किस एक प्रधानमंत्री के समय 44वां संविधान संशोधन आया। तो मोरारजी देसाई है, इंदिरा गांधी गलत है, चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह भी गलत है। इसको हम देखते हैं। जनता पार्टी की सरकार जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई कर रहे थे ने वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया। और संविधान के 44वें संशोधन में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किए गए। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार यह बाध्यकारी होगी। पुनर्विचार के लिए भेज दो कैबिनेट की सलाह के लिए राष्ट्रपति के पास, लेकिन पुनर्विचार बाध्यकारी होगी। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया।
राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया, क्योंकि दोस्तों 1975 में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो ये आंतरिक अशांति शब्द खत्म कर दिया। सशस्त्र विद्रोह शब्द आया था 44वें संशोधन में। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारियों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। ये दो अनुच्छेद है 20 और 21, इनको भी कह दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय इनको निलंबित नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपातकाल में इन अनुच्छेदों का हनन हुआ था। जीवन और दैहिक सुरक्षा, सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया, इस तरह की बातें हुई थी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका। तो दोस्तों महाभियोग शुरू किया गया लेकिन पास नहीं हो सका। के.जी. बालाकृष्ण। के.जी. बालाकृष्ण नहीं है दोस्तों। के.जी. बालाकृष्ण कौन थे? जो दोस्तों दलित जज, तो वो थे कर्णन। के.जी. बालाकृष्ण नहीं है, सौमित्र सेन नहीं है, स्वतंत्र कुमार नहीं है, वी रामास्वामी है दोस्तों। इनके खिलाफ महाभियोग शुरू किया गया लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। न्यायाधीश वी रामास्वामी 1989 से 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और 91 से 93 के मध्य इन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया। जांच समिति ने इन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया था। जो जांच समिति थी इन्होंने दुर्व्यवहार का दोषी पाया था, परंतु कांग्रेस पार्टी के मतदान से अलग हो जाने के कारण यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका। क्योंकि दोस्तों 91 से 96 के बीच पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी कांग्रेस की, तो दोस्तों वो मतदान से अलग हो गई और इनके खिलाफ महाभियोग नहीं पारित हो सका। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो देखते हैं दोस्तों। 12वीं अनुसूची है पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, केंद्र की भाषा, केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित है और 11वीं अनुसूची जो हमारी पंचायतें हैं उससे संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम नगर पालिकाएं रखा गया और इसके साथ ही एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992। कब आया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था और इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और जिसका नाम नगर पालिका रखा गया और इसके एक नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। ये आपको ध्यान रखना है। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? तो दोस्तों किसका हुआ है? कई उपराष्ट्रपति है दोस्तों, 2-3 वे हैं जिनका देहांत हो गया था दोस्तों कार्यकाल में। राधाकृष्ण गलत है, वी.वी. गिरी गलत है, बी.डी. जत्ती गलत, कृष्णकांत का हुआ था। भक्ति क्रम के अनुसार भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर कृष्णकांत। 2002 में इनका देहांत हुआ। भारत के ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हो गई थी। तो दोस्तों सॉरी, कई नहीं थी, एक ही उपराष्ट्रपति हुए हैं अभी तक भारत में जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई। हाँ, राजस्थान में राज्यपाल हो गए कई दोस्तों जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। 2-3 तो लगातार ही राज्यपाल हो गए जिन पे जो पद पर रहते हुए ख़त्म हो गए। और राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति तो एक जाकिर हुसैन हुए हैं जो पद पर रहते हुए जिनका देहांत हुआ था। आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों स्थलीय क्षेत्र है पृथ्वी का 32, 23, 29, 28, तो 29% है। करेक्ट है 29.1, लेकिन नज़दीकी 29 ही होगा। और बाकी दोस्तों जलीय क्षेत्रफल है जितना भी है पूरा। पृथ्वी की सतह पर जल और थल 2 प्रकार की भू आकृति है और स्थलीय क्षेत्रफल 1 लाख या 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर 29.22, 29.1 लिखा आता है दोस्तों ज़्यादातर जगह और 70.9 आता है लिखा। इन्होंने दिया 29.22
और महासागरीय क्षेत्रफल है 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 70.78। अगला है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल होती है, फिर समताप मंडल आएगी, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल। वायुमंडल की निम्नलिखित 5 मुख्य परतें होती हैं। पहले सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आ गई, या मध्य मंडल को ओजोन मंडल कह दो, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। तो सौरमंडल है, सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें वायुमंडल के कुल भार का 75% भाग केंद्रित है। सौरमंडल में वायुमंडल के कुल भार का कितना प्रतिशत केंद्रित है? 75% भार पाया जाता है पूरे वायुमंडल का, इतनी भारी होती है सौरमंडल। और इस परत की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इस परत की धरातल से एवरेज ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बड़ी परत है दोस्तों, 13 किलोमीटर बड़ी परत इस परत की धरातल से एवरेज ऊंचाई। और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंची होती है और ध्रुवों पर 8 से 13 और एवरेज हो गया 13, 8 से 10 और 13। अगला है सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया हैं उनके लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। उसे क्या कहते हैं? पटल विरूपण, अपक्षय, कार्बोनेशन या अन्नाच्छादन। तो दोस्तों इसे अन्नाच्छादन कहेंगे। अन्नाच्छादन किसे कहेंगे? सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए अन्नाच्छादन शब्द प्रयुक्त होता है। स्थलाकृतियों का स्वरूप निरंतर परिवर्तन होता रहता है और अंतर्जात शक्तियाँ भूपटल पर विषम स्थलाकृतियों, पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण करती है जो बहिर्जात शक्तियों का समतलीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करती है। और यह क्रिया जिसके द्वारा भूपटल की निम्नस्थ शैलों का आवरण उतरता है उसे अनावर्तीकरण या अनाच्छादन कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को क्या कहते हैं? तो जैवमंडल में जीव और पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैवमंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। और जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गैसीय चक्र और दूसरा होता है तलछटी चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। 2 चक्र हो गए, गैसीय चक्र, तलछटी चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछा है, तो 3 है, 1 चौथी नहीं है। चूना पत्थर एक कायांतरित सेल नहीं है, संगमरमर कायांतरित सेल है, क्वार्टरजाइट भी है और स्लेट भी कायांतरित सेल है। तो दोस्तों आपको है या नहीं है ये भी आपको देखना है और गलती से जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना है। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम। किसी मौलिक सेल में विघटन व वियोजन के बिना उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की सेल कायांतरित सेलें कहलाती हैं। तो कायांतरित सेलें किसे कहते हैं? कायांतरित सेलें कहेंगे हम किसी मौलिक सेल में विघटन व वियोजन के बिना उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की सेलें कायांतरित सेलें कहलाती हैं। पहले मौलिक सेल दे रखा है और इस दूसरी साइड में रूपांतरित सेल दे रखा है। तो आग्नेय सेल से रूपांतरित सेल बनी, परदार से रूपांतरित और कायांतरित से वापस कायांतरित। तो ग्रेनाइट क्या है दोस्तों? आग्नेय है। ग्रेनाइट से क्या बनेगा? नीस बनेगा। बेसाल्ट आग्नेय है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनती है। और ग्रेबो आग्नेय सेल है, इससे बनेगा सर्पेंटाइन, ये रूपांतरित सेल बनेगी।
अगली है परतदार सेल। परतदार सेल दोस्तों, इससे क्या रूपांतरित बनेगा परतदार से? बालू पत्थर है, बालू पत्थर से बनेगा क्वार्टरजाइट, और चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर। चूना पत्थर से संगमरमर बनेगा, बालू पत्थर से क्वार्टरजाइट बनेगा, सेल से स्लेट बनेगा, और कोयले से क्या बनेगा दोस्तों? कोयले से ग्रेफाइट या हीरा बनेगा। कोयले से ग्रेफाइट हीरा बनेगा, सेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, बालू पत्थर से क्वार्टरजाइट। अगला है कायांतरित और पुनः कायांतरित। स्लेट से सिस्ट बनेगा और सिस्ट से फाइलाइट बनेगा। कायांतरित में क्या बनेगा? स्लेट से सिस्ट और सिस्ट से फाइलाइट, ये चट्टानें बनेगी दोस्तों। अगला है हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हैं? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख है मुख्य रूप से किस वस्तु पर बने हैं? शिला, मोहरे, स्तंभ, ताम्रपत्र। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख है मुख्य रूप से मोहरों पर बने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको शिला नहीं करना है, स्तंभ नहीं करना है, ध्यान रखना दोस्तों बहुत ज़्यादा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकतर मोहरों पर अभिलेख एक सींग वाला बैल, भैंस, बाघ, गेंडा, हिरण, बकरी व हाथी के चित्र अंकित हैं, और इनमें सर्वाधिक आकृतियाँ एक सींग वाले बैल की है। सबसे ज़्यादा क्या मिला यहाँ से? एक सींग वाला बैल मिला है, और सबसे ज़्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। दोस्तों सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से मिली है, और इन मोहरों पर शेर, ऊंट और घोड़े का चित्रण नहीं है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मोहरें कहाँ से मिली, ये सवाल पूछा जाए तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से। और इन मोहरों पर किस पशु का चित्रण नहीं है? तो शेर, ऊंट और घोड़े का चित्रण नहीं है। तो इससे मतलब ये हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी, शेर की जानकारी नहीं थी, और ऊंट की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा और पशु दे दे दोस्तों आपको ऑप्शन में, तो उनकी जानकारी थी। और सर्वाधिक आकृतियाँ किसकी मिली है? सबसे ज़्यादा आकृतियाँ मिली हैं एक सींग वाले बैल की आकृति मिली है, और बाकी सारे जानवर मिले दोस्तों। भैंसा मिला है, बाघ, गेंडा, हिरण, बकरी, हाथी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल क्या था? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध या दक्कन। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थान था गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब था उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उत्तरी भारत में वैदिक सभ्यता का प्रमुख रूप से विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उत्तरी भारत में वैदिक सभ्यता का प्रमुख रूप से विकास हुआ है, और इस सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। और दोस्तों इसका जो काल है वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मूल स्थान है पंजाब या सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का प्रमुख केंद्र गंगा यमुना का दोआब हो गया। पहले आर्य पूर्व वैदिक काल में पंजाब या सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, उसके बाद में जब उत्तर वैदिक काल आया तो आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में आ गए। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डिकेई इन इंडिया 300 AD से 1000 AD नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के प्राचीन नगरों का पतन, इस प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना आपको, राम शरण
शर्मा ने भारत के प्राचीन नगरों का पतन लिखी है। ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक के लेखक रामचरण शर्मा हैं, जिनका प्रकाशन 1987 में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये अधिनियम है हिंदू विवाहित महिलाओं का अलग निवास और भरण पोषण एक्ट। ये दोस्तों एक्ट क्यों आया था? ताकि जैसे पति पत्नी के अंदर अनबन हो गई और पति ने पत्नी को छोड़ दिया, तो दोस्तों वो अपना भरण पोषण कैसे करेगी, बच्चे कैसे पालेगी, उनके लिए एक्ट आया था 1946 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। 55 गलत है, 56 गलत है, 77 गलत है। अब है भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1946। भरण पोषण अधिकार अधिनियम 1946 हिंदू स्त्रियों को तलाक का कानूनी अधिकार प्राप्त होना, उनके निर्णय संबंधी अधिकारों में अहम भूमिका निभाता है। पति यदि पत्नी के साथ अत्याचार करता है और उसके साथ रहने से उसके जीवन को खतरा है, पति ने यदि दूसरा विवाह कर लिया है, तो स्त्री को अपने भरण पोषण के लिए मांग का अधिकार है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। पति से पृथक रहने की कानूनी स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद अदालत स्त्री को पति की आय और उसकी स्थिति को ध्यान में रखकर भरण पोषण के लिए उचित राशि प्रदान करवाती है। अगला दोस्तों 15वां सवाल है, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या हुआ, 1856 में दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। विद्यासागर ऐसा क्या नाम था उनका, जिनके नेतृत्व में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कन्यावध गलत है। सती प्रथा डॉक्टर राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में आया था 1828 में। डाकन प्रथा भी नहीं होगा। प्राचीन भारत में विधवाओं पर अनेक अत्याचार होते थे और जिस कारण उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया था, और इस कारण ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया, और जिससे विधवाओं के अधिकारों की रक्षा हुई। और 1856 भारतीय समाज के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में श्रेणीय युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में जो श्रेणीय युग है गुप्त काल के लिए प्रयुक्त होता है। गलत है। गुप्त काल में साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में उन्नति हुई। इस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का श्रेणी युग या स्वर्ण युग बोलते हैं। श्रेणी गलत लिखा है, स्वर्ण युग, क्योंकि इस काल में साहित्य, विज्ञान, कला इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण है गंग के काल में हुआ। ये आपको ध्यान रखना। होयसल गलत है, राष्ट्रकूट गलत है, चालुक्य गलत है। तो श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण है किसके काल में हुआ? दोस्तों श्रवणबेलगोला में बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण गंग के काल में हुआ। श्रवणबेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। एक पत्थर की बनी हुई है और बिना किसी सहारे के खड़ी है। 57 फीट ऊंची है दोस्तों। 57 फीट बहुत ज़्यादा होता है। और इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनाया गया। किसने बनाया था? चामुंडा राय ने बनाया था इस बाहुबली की महान प्रतिमा को गंग के। इंडिका का लेखक कौन है दोस्तों? इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में
लिखा है। कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है सूर्यवर्मा या सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। प्रथम गलत है, ये भी गलत है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है विश्व का जो कंबोडिया के अंदर है, भारत में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ये विष्णु का मंदिर है। कंबोडिया के अंगकोर वाट में स्थित विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कौंडिन्य ब्राह्मण वंश के शासक सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। और इसका निर्माण किसने करवाया? कौंडिन्य ब्राह्मण वंश के शासक सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया। सम्राट अशोक के किस वृद्ध शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो दोस्तों सम्राट के किस शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? पहले में तो दोस्तों वो है पशु बलि के बारे में है, 5वां गलत है, 8वां भी गलत है। 13वें शिलालेख में पड़ोसी देशों का उल्लेख है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इस शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन भी 13वें शिलालेख में है, इसमें युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और पड़ोसी देशों का वर्णन भी मिलता है 13वें शिलालेख में। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो ये कौन सा उपन्यास है दोस्तों? शेषेर कविता नहीं है, गोरा मुंशी प्रेमचंद की है, योगा योग घर बायरे इनका उपन्यास है जिनका पात्र है निखिल और मानवता में विश्वास करता है। घर बायरे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1916 में लिखा गया उपन्यास है और इसका पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। अगला है हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई, ध्यान रखना, और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरई में 1913 में लाला हरदयाल ने की और गदर पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को पूर्णतः खत्म करना था और गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में सरदार सोहन सिंह भाकना और कांसीराम थे। ये कांसीराम दोस्तों ये बहुजन समाज पार्टी वाला नहीं, अलग थे कांसीराम, सोहन सिंह भाकना भी थे। अगला है दिरहम क्या है? तो दोस्तों दिरहम एक सिक्के होता थे, कौन से सिक्के को दिरहम कहते थे? तो इनको दोस्तों सही क्या माना है? बी और सी माना है। तांबे का सिक्का और चांदी का सिक्का दोनों माने हैं। अब इसका सही देखते हैं, सही किसे कहते हैं? दिरहम उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और ईरान में वजन तोलने की इकाई का नाम है। दिरहम क्या है? उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व और ईरान में वजन तोलने की इकाई का नाम है और वर्तमान में यह संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को की आधिकारिक मुद्रा है। वर्तमान में यूएई और मोरक्को की आधिकारिक मुद्रा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न में दोनों विकल्प माने हैं। तांबे का सिक्का भी माना है और चांदी का सिक्का भी माना है और वैसे सही है। उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और ईरान में वजन तोलने की इकाई थी। यूएई और मोरक्को की मुद्रा भी है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था 1540 ईस्वी में कालिंजर के शासक के विरुद्ध था और जहां इनकी दोस्तों क्या था, एक बारूद में और तोप खाने में दबने से इनकी मृत्यु हो गई थी। मारवाड़ मालदेव गलत है दोस्तों। रणथंभौर गलत है, मालवा गलत है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। शेरशाह सूरी
शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था और इसका मूल नाम क्या दोस्तों, फरीद खान था। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खान था और इसने सूर साम्राज्य की स्थापना करी 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर, और 5 साल शासक रहा दोस्तों। 1545 में, सॉरी, कालिंजर अभियान 1545 में हुआ था। और क्योंकि 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, सबसे अंतिम अभियान था बिलग्राम। बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी ने फरीद की वीरता से प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर खां की उपाधि किसने दी दोस्तों? बिहार का अफगान शासक था मोहम्मद बहार खान लोहानी। बिहार का शासक था मोहम्मद बहार खान लोहानी ने वीरता से प्रसन्न होकर शेर खां की उपाधि दी है, क्योंकि दोस्तों बिहार में ये शासक था और वहाँ एक छोटा सा एक सूबा था, वहाँ इनके पिताजी शासन करते थे। शेरशाह सूरी 1504 ईस्वी में चटगांव, ढाका, बांग्लादेश से काबुल, पेशावर तक 2500 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करें, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहते हैं दोस्तों। 1504 ईस्वी में इसने यहाँ ढाका से लेकर काबुल, अफगानिस्तान, चटगांव, ढाका, बांग्लादेश से काबुल, अफगानिस्तान तक, पेशावर तक 2500 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 12 मई 1945 को हो गई। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? सती प्रथा को किसके द्वारा निषेध घोषित किया गया? नियम 17 और 1829 में दोस्तों। राजा राम, ये भी गलत है, देखो 1802 तो गलत हो गए, 1829 से। अब नियम भी दोस्तों पूछे, नियम भी ध्यान रखना, कौन सा नियम है इसमें दिया है, नियम 19 दिया है, तो नियम 17 था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित करवाया और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से वर्मा समाज की स्थापना की। वर्मा समाज की स्थापना कब हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्मा समाज की स्थापना हुई है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के दोषों को दूर करने के लिए की है। अगला है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना संविधान संशोधन के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जैसे कौन सी होगी प्रस्तावना? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड है दोस्तों, इन्हें प्रस्तावना कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से शब्द शामिल किए गए 76वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन सा नहीं किया गया? तो आप उनको, जो चौथा शब्द है वो आप कोई भी दे सकते हो। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो 86वां संशोधन है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 42वां गलत है। 2002 में दोस्तों 86वां संविधान संशोधन आया था, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करने के लिए कहा गया है और शिक्षा से संबंधित एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है। एक दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया शिक्षा से संबंधित, और इसे
6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें प्रावधान है। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो दोस्तों सरदार सवर्ण सिंह समिति है, उसको आधार मानकर मूल कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? भाग 4 जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 4 क्या है दोस्तों? 4 नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 4 भाग में तो नीति दिशा तत्व है। 4 क्या जोड़ा गया? थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। इस नए भाग में एकमात्र अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, और इस भाग में अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया और 11 मूल कर्तव्य जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के बारे में था। और ये मूल कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर जोड़े गए और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, और कब नियुक्त किया काका कालेलकर को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष? तो दोस्तों 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया 1953 में। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहले एक वैधानिक निकाय था और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ओबीसी आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में उल्लेखित किया गया, और पहले एक कानूनी निकाय था। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी है वर्तमान अध्यक्ष आयोग के, और जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी दोस्तों? 1956 में दी। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य का अपना धर्म है, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, तीनों गलत हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है, धर्म है, गलत हो गया, धर्म नहीं है, सही है, लेकिन इसके साथ में सभी धर्मों को मान्यता देना है। तो दोस्तों अपने को चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि आपने एक या दो ऑप्शन पढ़ के उत्तर दे दिया। सभी धर्मों को मान्यता देता है और उसकी कोई धर्म नहीं होता है, इसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये दोस्तों पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं था। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है देश में सभी धर्म समान है, परंतु राज्य स्वयं का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो दोस्तों जो आबानेरी है दौसा के अंदर, और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा गुर्जर परथियार। चौहान गलत है, गोहिल सिसोदिया नहीं होगा, राठौड़ नहीं होगा। तो दोस्तों आबानेरी में जो मंदिर बने थे वो गुर्जर परथियार काल में बने थे। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। आबानेरी दौसा की प्रसिद्ध चांद बावड़ी का निर्माण गुर्जर परथियार काल में। ये दोस्तों गुर्जर परथियार काल कब से कब तक का है? 8वीं से 9वीं शताब्दी में निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा करवाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया? निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और यह बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आबानेरी की चांद बावड़ी है, अपने स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, और चांद बावड़ी की सीढ़ियों
को इस तरह निर्मित किया गया है कि उन्हें गिना नहीं जा सकता। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इसकी सीढ़ियों को गिन नहीं सकते हैं। राजौरगढ़ अलवर में स्थित प्राचीन नीलकंठ शिव मंदिर गुर्जर प्रतिहार वंशीय काल में निर्मित है। तो दोस्तों राजौरगढ़ अलवर में जो स्थित प्राचीन नीलकंठ शिव मंदिर है गुर्जर प्रतिहार वंशीय काल में निर्मित है। ये भी ध्यान रखना आपको। राजौरगढ़ कहाँ स्थित है? अलवर में है और ये भी गुर्जर प्रतिहार काल का है। सामाजिक अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये सवाल इसको हटा दिया गया था, बोनस मिला था। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन उस विज्ञान से संबंधित है जिसमें मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का उनके सामाजिक परिवेश में क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इसमें भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि का अध्ययन शामिल है। सामाजिक अध्ययन में क्या क्या शामिल है दोस्तों? तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन में भूगोल आएगा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, ये सारे विषय आते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये किसकी परिभाषा है सामाजिक अध्ययन से संबंधित? ये दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च की डेफिनेशन है। सामाजिक अध्ययन समाज में रहने वाले लोगों का अध्ययन है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं और स्वयं को कैसे में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन में मानव के संपूर्ण विकास और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में दी गई परिभाषा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश द्वारा दी गई है। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों सवाल है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, यह सही है। मानवीय संबंधों का अध्ययन सही है। नागरिकता की शिक्षा भी दी जाती है सामाजिक अध्ययन में, इसका उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। इसका वर्णन देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला है मानव जीवन का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, आधुनिक सभ्यता का अध्ययन, भौगोलिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन और सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन। अगला सवाल है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन के अध्यापक जो ज्ञान देते हैं उसमें किन किन विषयों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? पहला है विशिष्ट बातों और वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार। जरूरी दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा ये भी जरूरी है। तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा, परिविधि की स्थापना, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में निम्न गुणों होना आवश्यक है। कौन कौन से गुण आवश्यक है वो देखते हैं। विश्व का पूर्व ज्ञान बहुत ज़रूरी है सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए। शैक्षिक नवाचारों का ज्ञान ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्यापन सामग्री के प्रदर्शन का ज्ञान ये भी जरूरी है। बाल मनोविज्ञान जरूरी है और सामाजिक अध्ययन से संबंधित अन्य विषयों और
क्षेत्रों का ज्ञान भी जरूरी है। अगला है कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग खुद के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को हटा दिया गया था। इसमें कितना क्या देखते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक को पढ़ाते समय कालांश के समय का 40% भाग खुद के कथन निर्देशन पर और शेष 60% भाग अन्य गतिविधि जैसे प्रश्न पूछने, छात्रों के शंका समाधान में अवधारणाओं को स्पष्ट करने में लगाना चाहिए। तो दोस्तों खुद पर कितना है 40% है और अन्य गतिविधि पर 60% है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो दोस्तों मूल्यांकन की प्रक्रिया किसे कहते हैं? उद्देश्यों की प्राप्ति के विस्तार का निर्धारण किया जाता है मूल्यांकन की प्रक्रिया से, सही है। परिणामों की गुणवत्ता में मूल्यों का निश्चय करना, ये भी सही है दोस्तों। मूल्यांकन में क्या होता है? परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय किया जाता है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना भी की जाती है मूल्यांकन में और मूल्यांकन में उपयुक्त सभी सारे कार्य किए जाते हैं। मूल्यांकन छात्रों के शिक्षण के पश्चात आयोजित की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान हो पाता है। मूल्यांकन द्वारा बालकों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य, प्रभाव, एकता के आधार पर बालकों के लिए भर्ती कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। अगला है दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है। तो दोस्तों ये गलत है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ को लंबा नहीं करता दोस्तों, शॉर्ट करता है। छात्र ऊबते नहीं है, छात्रों को रुचि पैदा होती है। ऊपरी दोनों कथन असत्य हैं, बिल्कुल। इसका देखते हैं वर्णन। सामाजिक शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। पहला है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। अगला है छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाते हुए उनका उबाऊपन दूर करना। उसके बाद में है कठिन विषय वस्तु को सरल और रुचिकर बनाने हेतु और छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु और अधिगम को प्रभावशाली और स्थायी बनाने हेतु। अगला दोस्तों प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहले जो व्यवहारिक रूप किसने दिया? ये किलपैट्रिक। दोस्तों जब भी प्रोजेक्ट विधि का नाम आता है तो आपको किलपैट्रिक करना है। जॉन डीवी गलत है, स्टीवेंसन, ये सारे गलत हैं। इसका वर्णन देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद के आधार पर डीवी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। इनके गुरु कौन थे दोस्तों? किलपैट्रिक के जॉन डीवी थे और जॉन डीवी ने क्या दिया था? प्रयोजनवाद दिया था। ये ध्यान रखना, प्रयोजनवाद और प्रोजेक्ट विधि अलग है। परियोजना विधि में अपने अनुभव के आधार पर सीखना है। छात्र को स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का अवसर प्राप्त होता है तथा उनका शारीरिक और मानसिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी होता है। अगला है निम्न का सही मिलान कीजिए। B.S. ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, इन्होंने दोस्तों कौन कौन सा स्तर दिया था? ब्लूम का दोस्तों मूल्यांकन आयाम है। ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम की उदाहरण दी थी। और उसके बाद में है दोस्तों हर्बर्ट ने क्या दिया? स्मृति स्तर। हर्बर्ट बर्ड से दोस्तों, बर्ड याद रखो, बर्ड को स्मृति, बर्डों को क्या होती है दोस्तों, यानी पक्षियों को स्मृति होती है। तभी तो ये साइबेरियन क्रेन दूर दूर से आते हैं दोस्तों, रूस इतने लंबे क्षेत्र से
तो हर्बर्ट में बर्ट है, बर्ट से आप बर्ड याद रख लो। और बर्डों में क्या होती है, स्मृति स्तर होती है। मॉरिसन, मॉरिसन में बोध स्तर आएगा। और हंट में चिंतन। देखो हंट में हंटर होता है, शिकारी होता है। शिकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। सोच विचार के तो शिकार करेंगे, बिना सोचे बिना चिंतन किए यदि आपने तीर चला दिया तो शिकार नहीं कर पाओगे। इस तरह दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। तो हंट में चिंतन हो गया, और मॉरिसन में बोध स्तर हो गया, हर्बर्ट स्मृति हो गया, और ब्लूम का मूल्यांकन आयाम है। अगला है मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। इन 3 सोपान किसके द्वारा दिए गए? वीएस ब्लूम द्वारा दिए गए। कौन से सोपान है दोस्तों? पहला है शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा है अधिगम के अनुभव प्रदान करना, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन को मूल्यांकन करना। वीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया निम्न 3 स्तरों से संबंधित है। पहला शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव से, और मूल्यांकन के साधन। तो दोस्तों ब्लूम के अनुसार जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, कौन कौन से 3 स्तर है? शिक्षण उद्देश्य हो गया, सीखने के अनुभव हो गया, और मूल्यांकन के साधन हो गए। वीएस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा वर्ष 1956 में सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, जो ब्लूम की वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है दोस्तों? कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? यानी जिसमें मृदा अजैव संसाधन है, चट्टान है, खनिज है, पौधे नहीं है दोस्तों। पौधों में क्या होता है, जीव होता है, इन तीनों में जीव नहीं है। जैव संसाधन, इस प्रकार के संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त होता है और इनकी प्राप्ति भी जीव मंडल से होती है, इन्हें जैव संसाधन कहते हैं। मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि जैव संसाधन हैं। और अजैव संसाधन, जो संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। मृदा, खनिज, चट्टान, हवा आदि अजैव संसाधन है। कौन कौन से हैं? मृदा, खनिज, चट्टान, हवा, ये अजैव संसाधन है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से 3 सही है और 1 गलत है, तो आपको गलत छांटना है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। तो दोस्तों मृदा निर्माण का जो मुख्य कारण होता है, क्या होता है? जनक सेल का स्वरूप होता है और जलवायु कारक होता है। सही है। ह्यूमस मृदा सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, तो ये गलत है दोस्तों। ह्यूमस यानी नमी, नमी क्या होती है दोस्तों? मृदा के ऊपरी भाग में होती है, तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, बिल्कुल सही है। इसका और एक्सप्लेन देखते हैं। ह्यूमस मिट्टी में उपस्थित वह जैविक पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति वनस्पति, पेड़ पौधों और जंतुओं के सड़ने गलने से होती है। ह्यूमस सामान्य रूप से मिट्टी के ऊपरी स्तर में पाया जाने वाला भूरे काले रंग का जैव अंश है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? दोस्तों कौन सा देश विश्व का अग्रणी तांबा उत्पादक है? तो चिली देश दोस्तों विश्व का अग्रणी तांबा उत्पादक है। अफ्रीका में क्या होता है दोस्तों? सोना मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम। चिली विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है, और चिली के बाद पेरू,
और चीन भी विश्व में अग्रणी तांबा उत्पादक देशों में शामिल है। सबसे ज़्यादा तांबा चिली में मिलेगा, फिर पेरू और फिर चीन। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जो दोस्तों भूमि के ताप से बनती है, ये नवीन ऊर्जा है। पेट्रोलियम, ये दोस्तों गैर परंपरागत हो गया। जल विद्युत परंपरागत है। प्राकृतिक गैस परंपरागत है। यानी दोस्तों जो परंपरा से चली आ रहे हैं, प्राकृतिक गैस परंपरा से चली आ रही है, जल विद्युत भी चला आ रहा है, पेट्रोलियम ये परंपरागत है, और भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत है। ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत देखते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत, तापीय विद्युत और खनिज तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आणविक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा शामिल होते हैं। ये सारे आते हैं दोस्तों। परंपरागत जल विद्युत हो गया, जैसे नदी घाटी परियोजनाओं से जल विद्युत बनता है। तापीय विद्युत हो गया, खनिज तेल हो गया। कौन सा सम्मिलित नहीं है? मिल्पा दोस्तों, मिल्पा जो स्थानांतरित कृषि है, मैक्सिको में की जाती है। जूमिंग कृषि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, रोका ब्राज़ील में, और लदांग दोस्तों श्रीलंका में नहीं की जाती है। ये लदांग इंडोनेशिया में की जाती है दोस्तों। श्रीलंका में चाइना कृषि होती है, ध्यान रखना आपको। मिल्पा मैक्सिको, जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाती है। और चेन्ना बता रहा है ये श्रीलंका में चेन्ना होती है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाकर बीज बो दिए जाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तब वे भूमि छोड़कर कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी है। और जो पूर्वी भारत का है दोदा बेटा है। महेंद्रगिरी पश्चिमी भारत में है, अनाईमुडी के बाद दूसरे नंबर की है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। भूमि का वह हिस्सा जो तीन तरफ पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। अनामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी है, 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा की ऊंचाई है 2623। दक्षिण भारत का दूसरा और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। तो 202 नंबर पे दोदा बेटा है और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। और ये पूर्वी पश्चिमी घाट में नहीं, पूर्वी घाट में स्थित है। ये भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले वैसे तो सबसे नीचे कौन सा केरल आएगा, लेकिन अंडमान निकोबार दे रखा है। तो अंडमान निकोबार दोस्तों सबसे नीचे है, 6 डिग्री पर स्थित है, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और ये मुख्य भूमि है 8 डिग्री पे है केरल। तो दोस्तों जब दोनों दे रखे हैं तो अंडमान निकोबार आएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारतीय क्षेत्र में सबसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है, जबकि भारतीय मुख्य भूमि में ये केरल राज्य में प्रवेश करता है। भारत में किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो दोस्तों भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे? मालवा पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत है दोस्तों।
जो 7-8 राज्य हैं उत्तरी भारत के, 8 राज्य हैं, वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। इसका वर्णन देखते हैं। भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। 3 क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों। एक पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल ऑप्शन में है नहीं, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, अंडमान निकोबार। यहाँ क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलेंगे। अगला है, यह वन क्षेत्र भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ मिलेंगे? भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मिलेंगे। और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा है 20 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक होती है और वार्षिक तापमान होता है दोस्तों 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वार्षिक वर्षा तो होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई और वार्षिक तापमान हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और इस कारण इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाएगी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? दोस्तों कौन सा भारत में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। सैलम है, डोल्बी है, दुर्गापुर, तीनों जगह लौह इस्पात उद्योग मिलेगा। बेंगलोर दोस्तों आईटी उद्योग के लिए जाना जाता है। सैलम, डोल्बी, दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। सैलम का है तमिलनाडु में, सैलम स्थान पर मिश्र इस्पात और लोहा मिश्र इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इस कारखाने की स्थापना की गई और वर्तमान में ये सेल द्वारा इस संयंत्र को संचालित किया जा रहा है। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटिश सहयोग से की गई और ये दामोदर नदी के किनारे और आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। डोल्बी संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के डोल्बी नामक स्थान पर की गई। इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, डोल्बी संयंत्र की स्थापना कहाँ की दोस्तों? डोल्बी संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के डोल्बी नामक स्थान पर की गई और ये निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। अगला है, 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों भारत का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश है और अधिकतम घनत्व दोस्तों बिहार है। पश्चिम बंगाल नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं बिहार, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया और बोनस उत्तर दिया गया। इसका 1 नंबर बोनस में दिया गया। इसके हम जनसंख्या घनत्व के डाटा देखते हैं 2011 के। जनसंख्या घनत्व दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत का और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है दोस्तों 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली का कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे कम हो गया केंद्र शासित प्रदेशों में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको ध्यान रखना दोस्तों सारे आंकड़े। सबसे ज़्यादा राज्यों में बिहार है 1106,
सबसे कम 17 अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली 11,320 और अंडमान निकोबार 46 और संपूर्ण भारत का 382। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। बोराट का पठार गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। और बोराट के पठार में राज्य की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा उदयपुर 1431 मीटर स्थित है। बोराट के पठार में राज्य की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है जरगा उदयपुर जिले में 1431 मीटर ऊंची है और 1225 मीटर ऊंची चोटी है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो दोस्तों कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, जो बाड़मेर जैसलमेर में परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। टांके हम गाँव में बनाते हैं बहुत ज़्यादा। टोबा भी होता है। नाली नहीं है दोस्तों। वैसे टोबा क्या है दोस्तों? टोबा एक झील होती है जो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी झील होती है। इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो टोबा, हालांकि यहाँ तो अलग नाम है लेकिन वैसे झील है, आपने पढ़ा होगा कभी। थार के रेगिस्तान में टोबा जल संरक्षण का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है और ये नाडी के आकार का होता है किंतु नाडी से गहरा होता है। टोबा क्या होता है? नाडी के आकार का होता है लेकिन नाडी से गहरा होता है। सही था, आपने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना इसका टोबा का नाम। तो पहले आया था राजस्थान पुलिस में आया था एक बार इस बार, तब टोबा से ही माना था, नाली नहीं माना था। इस बार इसने नाली मान लिया है। खड़ीन क्या है दोस्तों? पहले देखते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ निम्न है। खड़ीन, बावड़ी, टांका, टोबा, जालरा, नाडी, तालाब, झीलें, जोड़, कुई या बेरी, ये सारे परंपरागत जल संरक्षण है की विधियाँ हैं। खड़ीन वस्तुतः जैसलमेर जिले के मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है और जिससे इसे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके। टांका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण तथा जल संरक्षण स्रोत जो कि प्रत्येक घर तथा खेत की भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा होता है। गड्ढा खोदकर बनाया जाता है और इसकी ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। इसमें घरों की छतों तथा आगोर से आने वाले वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। आगोर किससे कहते हैं दोस्तों? आगोर क्या होता है? जो टांके होते हैं, टांकों के चारों तरफ जो आप पक्की मुड से बना दी काफ़ी जगह बना देते हैं या सीमेंट से बनाते हैं ताकि फिर उसके ऊपर छत टाइप होती है, उस पर पानी गिर के फिर टांके के अंदर आ गया, जो पालर पानी होता है बारिश का वो आ जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा डेगाना में होता है। सीसा और जस्ता राजपुरा दरीबा में होता है और तांबा कहाँ होता है? सिंगाना में होता है। अब्रक जामसर में नहीं है दोस्तों, जामसर बीकानेर में। अब्रक होता है भीलवाड़ा के अंदर, तो ये गलत हो गया। टंगस्टन डेगाना सही है, सीस जस्ता राजपुरा दरीबा सही है, तांबा सिंगाना सही है, तो चौथा गलत हो गया। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम। टंगस्टन है, टंगस्टन का प्राप्ति क्षेत्र कहाँ है? भाकरी, डेगाना, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, जावर और राजपुरा देबारी, यहाँ टंगस्टन होता है। सीसा और जस्ता सॉरी दोस्तों,
बाकरी, डेगाना, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही में टंगस्टन है और सीसा जस्ता है। जावर, राजपुरा, देबारी का है, उदयपुर में है सीसा जस्ता। रामपुरा, आगोचा, भीलवाड़ा। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये नाम पूछा जाता है कई बार, कहाँ कहाँ स्थित है। जावर उदयपुर में है, राजपुरा देबारी उदयपुर में है, रामपुरा आगोचा भीलवाड़ा में है। गुड़ा किशोरीदास अलवर में है, ध्यान रखना दोस्तों। खोदरीबा अलवर में है, देबारी उदयपुर में है, सलूमुर उदयपुर में है और भीम और रेल मगरा राजसमंद में है, यहाँ तांबा होता है। बीदासर बीकानेर में होते हैं और सिंगाणा खेतड़ी झुंझुनू में। अबरक भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर में होता है। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो दोस्तों डीडवाना रसायन उद्योग का केंद्र है, कोटा भी है, अलवर भी है। सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। राजस्थान में रसायन उद्योग के प्रमुख क्षेत्र निम्न है। डीडवाना में कौन सा है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड हो गया। डीडवाना का ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है। डीडवाना खारे पानी की झील भी है। कोटा के अंदर चंबल फर्टिलाइजर्स और केमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद कोटा में दूसरा है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल वर्क्स लिमिटेड। कोटा में और कौन सा? एक तो चंबल है, दूसरा है श्री राम फर्टिलाइजर और केमिकल वर्क्स लिमिटेड। अलवर के अंदर है मोदी एल्केलाइन और केमिकल लिमिटेड है, मोदी नाम से अलवर में है। धौलपुर में दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड है। अगला है 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। एक में 503 है, दूसरे में 576 है। 596 नहीं है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 प्रमुख जिले हैं। सबसे ज़्यादा 5 जयपुर में है 595 और भरतपुर में है 503। पहला जयपुर, फिर भरतपुर 503। 400 से ऊपर पूछ ले दोस्तों आपको तो 4 जिले हो गए। दौसा का 476 है, अलवर का 438 है। क्रम भी पूछा जाता है कई बार। दौसा 476, अलवर 438, फिर धौलपुर आएगा 398। तो 400 से ऊपर 4 हैं और 500 से ऊपर कितने हैं? 2 है। जैसलमेर 17 सबसे कम है। उसके बाद में सेकंड कम भी दोस्तों पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है। बाड़मेर तीसरे पे है, बीकानेर दूसरे पे है। जैसलमेर के बाद दोस्तों बाड़मेर नहीं करना आपको, जैसलमेर के बाद बीकानेर करना है, क्योंकि अब जोड़ा है जैसलमेर बाड़मेर का आता गई। बीकानेर 78, बाड़मेर 92। फिर आएगा दोस्तों चूरू, चौथा नंबर चूरू का। च से चौथा, च से चूरू। चूरू का कितना है? 147 है। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, जोधपुर 161। उसके बाद अगला है, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो दोस्तों कौन से प्रांत प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो जोधपुर प्रजामंडल ने दोस्तों 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। क्या है इसका कहानी पढ़ते हैं। जोधपुर में कृष्णा कुमारी नाम की महिला का अपहरण कर लिया गया था। इसमें राजघराने के किसी व्यक्ति का हाथ होने की शंका थी। जोधपुर प्रजामंडल द्वारा कृष्णा कुमारी के अपहरण के विरोध में कृष्णा दिवस मनाया गया। कृष्णा कुमारी नाम की महिला का अपहरण हुआ और ऐसा माना गया कि राजघराने का हाथ है इसमें। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो दोस्तों युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में जैसलमेर में की गई। 24 अगस्त 2015 को भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में युद्ध संग्रहालय और लोंगेवाला में एक युद्ध स्मारक उस स्थान पर स्थित है जहां 4 से 5 दिसंबर 1971 का युद्ध लड़ा गया का उद्घाटन किया गया था। और इन स्मारकों की स्थापना 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में की गई। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो दोस्तों कवि बांधव विग्रहराज
चतुर्थ या इसको विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहते थे, इसकी उपाधि थी। तो ध्यान रखना आपको, गलत है बाकी तीनों। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ अथवा बिसल देव, दोनों एक ही नाम दोस्तों, या आप विग्रहराज कह दो, चतुर्थ द्वितीय तृतीय आते हैं, चतुर्थ करना आपको, या बिसल देव का काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहते थे। आपको ध्यान रखना है चौहान वंश का स्वर्ण काल कौन सा है काल है, तो बिसल देव का काल है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा जाता है और इसने हरिकैली नाटक की रचना की थी। इनके दरबारी कवि थे नरपति नाले, इन्होंने बिसल देव रास्तों की रचना करी थी। और महाकवि सोमदेव ने बिसल देव की प्रशंसा में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। तो आपसे पूछा जा सकता है ललित विग्रहराज ग्रंथ की रचना किसने की, तो महाकवि सोमदेव ने की, और बिसल देव रासों की रचना नरपति नाले ने की। बिसल देव रासो, नरपति नाले और ललित विग्रहराज महाकवि सोमदेव। अंतिम सवाल है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है। दोस्तों इसे हटाया गया है, इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम। कर्नल जेम्स टॉड ने पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट पीए के रूप में कार्य किया था। और कर्नल जेम्स टॉड ने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। पहला है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में कर्नल जेम्स टॉड ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, राजपूती परंपराओं, आदिवासियों की जीवन अंधविश्वास, मंदिरों, मूर्तियों, अहमदाबाद और बड़ौदा के इतिहास का वर्णन किया है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के अलावा और किसका इतिहास लिखा है, अहमदाबाद और बड़ौदा का इतिहास लिखा है। और ये पुस्तक दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद 1839 में प्रकाशित हुई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको हटा दिया और बोनस दिया इसका। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा 2016 का जो रीट हुआ था उसके सामाजिक अध्ययन के 60 सवाल पूरे होते हैं। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।